हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? मुझे लगता है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, कल एक मैंने छोटा सा वीडियो आपके सामने अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि अगर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करो तो किस तरीके से आप लोगों को उसकी तैयारी करनी है, क्या शुरुआती काम करना है, क्या बीच में करना है और क्या एंड में करना है। प्यारे बच्चों, 1 मिनट के लिए मेरी ये बात समझ लो आप लोग फटाफट, और उसके बाद अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मान के चलो कि मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ। प्यारे बच्चों की मान के चलो आप एक स्टूडेंट हो, भाई साहब, है ना। आप एक क्या हो? एक स्टूडेंट हो, एक विद्यार्थी हो, करेक्ट। और आपका जो टारगेट जो है ना, वो आपका टारगेट है बच्चों ये। अब मान के चलो ये जेट एग्जाम हो सकती है, ये ICAR हो सकती है और ये नीट हो सकता है, करेक्ट। ये क्या हो सकता है बच्चा? नीट हो सकता है। तो बच्चों आप मेरे को बताओ कि आपका टारगेट क्या है दोस्तों? इन एग्जाम को फाइट करना। एक छोटी सी बात आप समझो बस, खाली आपका टारगेट क्या है दोस्तों? इस एग्जाम को फाइट करना। तो हमारी मंजिल कौन सी है? हमारी मंजिल है जेट, ICAR और नीट, यस और नोट। हमारी मंजिल कौन सी है? जेट, ICAR और नीट मान के चलो। और हमारा रास्ता कौन सा है? ये आपको जो दिख रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे? रास्ता या पथ बोलेंगे, यस और नोट। क्या बोलेंगे? रास्ता बोल दो या फिर पथ बोल दो, यस और नोट। और ये हमारी शुरुआत है। ये हमारी क्या है दोस्तों? शुरुआत है। ये हमारी क्या है बच्चों? शुरुआत है। अब देखो कहानी क्या होती है। आप सब लोग 11th क्लास के बच्चे हो और 11th क्लास में आप लोगों ने दिल से साइंस बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया है ना। आप सब लोगों ने क्या ली है? साइंस ली है। अब इस साइंस में 2 सेक्टर, किसी बच्चे ने एग्रीकल्चर ले रखी है तो किसी बच्चों ने बायो ले रखी है, यस और नोट। समझने की आप कोशिश करना। तो जो एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी है बच्चों, उनका टारगेट क्या रहेगा? जेट और ICAR को क्रैक करना। और जो बायोलॉजी वाला विद्यार्थी है उसका टारगेट क्या रहेगा? नीट एग्जाम को क्रैक करना या फिर बाद में 12th के बाद में BSc करना, कुछ भी वो कर सकता है। तो पहले आप लोगों को ना 11th और 12th पर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोगों को इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों मैं आपको यह बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग क्या करो ना कि 11th क्लास से अपना काम शुरू कर दो। हमारी मंजिल कौन सी है? इन एग्जाम को क्रैक करना। रास्ता कौन सा है? ये वाला रास्ता है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग करनी है और रास्ते के अंदर पूरे रास्ते का आपको क्या लेना है? मजे लेना है। मजे का मतलब क्या हो गया? रास्ते को एंजॉय करना है। और एंजॉय कैसे करोगे दोस्तों? आप टॉपिक्स को पढ़कर, टॉपिक्स को समझकर आप एंजॉय करोगे। प्यारे बच्चों, मंजिल की फिक्र ना करो आप लोग, आपको बस खाली रास्तों की फिक्र करनी है कि इन रास्तों के अंदर प्यारे बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। सुन लो बड़ा ध्यान से, आपको डीमोटिवेट करेंगे। डीमोटिवेट कैसे करेंगे? होते ना कुछ जलने वाले लोग, भाई साहब, वो ऐसे कहेंगे दोस्तों कि तेरे बस की बात नहीं है। कुछ बच्चे को ऐसा बोला जाता है, कुछ लोगों को ऐसा बोला जाता है कि आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको कहेगा तेरे बस की बात नहीं है। क्या बोलेंगे? तेरे बस की बात नहीं है, तू क्या डॉक्टर बनेगी, तू क्या डॉक्टर बनेगा, तेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ना बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब तुम तुम्हारी मंजिल की ओर निकल चुके हो ना, तो रास्ते में आए संकटों से बिल्कुल मत घबराना बच्चों। रास्ते में बहुत सारे संकट देखने को मिलेंगे। कई लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कई लोग आपको परेशान करेंगे, कभी कभी आपके पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है, उन सबको करके दिखाना है बच्चों जो कहते थे कि तेरे बस की बात नहीं है। उन सबके मुंह पे तमाचा मारना है, एकदम शांति से तमाचा मारना है। आपको जो मेहनत करनी है बच्चों, खामोशी के साथ मेहनत करनी है बच्चों, एकदम खामोशी के साथ मेहनत करनी है। और बच्चों मेहनत ऐसी करनी है कि टारगेट पर जब आप पहुंचो, मंजिल जब आपको मिले, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। वो मंजिल आपको मिलेगी तो आपको जो खुशी होगी ना,
उससे कई लाख गुना, कई हजार गुना खुशी तो आपके माता पिता को होगी। तो बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के लिए पढ़ना है, हमें सिर्फ उनके सपनों को पूरा करना है। और अगर आप लोग उनके सपनों को पूरा नहीं करोगे, अगर आप लोग ने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आप लोग अपनी पढ़ाई नहीं करोगे, इसका मतलब आप अपने माता पिता को दुखी कर रहे हो, उनका विश्वास तोड़ रहे हो। तो प्यारे बच्चों, उन सबको करके दिखाना है जो कहते थे तेरे बस की बात नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री और 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने कल के वीडियो में अपलोड कर दिया है। सो प्लीज आप वहां से जाके सिलेबस को देखें और एक एक पॉइंट की अपन लोग बात करने वाले। सो आप सब लोग मेरे साथ साथ डाल दीजिए हेडिंग। आज जो हम बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। एक एक पॉइंट को आप समझना बच्चों। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक रसायन। बच्चों क्या बोलेंगे? कार्बनिक रसायन। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। यस और नोट, आराम से इसको अपने को पढ़ना है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए 11वीं क्लास के अंदर 2 चैप्टर मेंशन है। एक तो है सामान्य कार्बनिक रसायन और एक है बच्चों हाइड्रोकार्बन। से यस और नोट। तो साथियों, जरा आप ध्यान से देखना बच्चों कि 11th क्लास की जो केमिस्ट्री महत्वपूर्ण है वो कितनी महत्वपूर्ण है। अगर मेरे बच्चों 11वीं क्लास में आप लोगों ने मेहनत कर ली तो 12वीं क्लास में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके माय डियर। तो डियर पीपल, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे सामान्य कार्बनिक रसायन की बात करने वाले। किसकी बात करेंगे बच्चों? सामान्य कार्बनिक रसायन। हमारा चैप्टर नंबर डाल दो फर्स्ट आप सब लोग, सामान्य। सब लोग डाल दीजिए हेडिंग कार्बनिक रसायन। ओके माय डियर पीपल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे साथियों? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11वीं क्लास की बात है भाई साहब, है ना। 11th क्लास का लेक्चर नंबर फर्स्ट आज ये अपलोड होने जा रहा है। सो आप सब लोग इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से एंजॉय करना बच्चों। तो आपके सामने जो मैंने ये बनाया है प्यारे बच्चों, ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है बच्चों, है ना। ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, करेक्ट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना आप लोग भाई साहब, हम इस टॉपिक में क्या कवर करेंगे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या इसमें अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्या इसकी कहानी होती है। तो सबसे पहले आप लोग इधर देखना बच्चों, जनरल का मैंने जी ले लिया, ऑर्गेनिक का मैंने ओ ले लिया और केमिस्ट्री का मैंने सी ले लिया। यस और नोट। तो बच्चों इसको इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? जीओसी। तो आपको क्या चैप्टर पढ़ना है? जीओसी को कवर करना है। ओके माय डियर पीपल। सो इन दिस लेक्चर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सर कार्बनिक रसायन एक्चुअल में क्या होता है। क्या कहीं कार्बनिक रसायन कार्बन का रसायन तो नहीं? क्या कहीं कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन का रसायन तो नहीं? इन सभी बातों को लेकर आज आपके सामने इस वीडियो की अपन बढ़िया एनर्जी के साथ, बढ़िया उत्साह के साथ में शुरुआत करने वाले हैं। सो डियर पीपल, अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने आप को अच्छा बनाना है, तो आप लोग प्लीज इस चैप्टर को, इस लेक्चर को एकदम बढ़िया तरीके से देखें, नोट साथ साथ में बना लें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आगे जरूर शेयर करें, ठीक है। तो अब अपन बात करने वाले बच्चों कि कार्बनिक रसायन का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले बच्चों मुझे एक बात बताना कि मान के चलो आपने कभी नाम सुना है बुर्ज खलीफा का। ये मैंने क्या बना दी दोस्तों? बुर्ज खलीफा। एक गाना भी तो है दोस्तों, जी करदा दिला दू तेनु बुर्ज खलीफा। देखो ये क्या है दोस्तों? बुर्ज खलीफा। लगभग 160 मंजिल की ये इमारत है और एक है हमारा घर जो कि 2 मंजिल का है, करेक्ट। आप मुझे बताना, जब इस बुर्ज खलीफा का निर्माण किया गया तो आपको पता है कि जितनी ऊंची इमारत होगी उसकी जो नींव होती है ना उतनी गहरी होती है। समझना एक एक पॉइंट को आप लोग।
जितनी ऊंची इमारत नींव उतनी गहरी, जितनी छोटी इमारत नींव उतनी छोटी। यस और नोट? तो पता क्या चला आप लोगों को कि अगर आपको इमारत बड़ी बनानी है तो उसके लिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली ये जो सामान्य कार्बनिक रसायन है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी वाला पार्ट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दिल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है। यस और नॉट? तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जीओसी इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला पॉइंट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? बैकबोन। बैकबोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतनी इंग्लिश तो आप लोग जानते ही होंगे भाई साहब। मतलब क्या बोल सकते हो? कार्बनिक रसायन की रीढ़ की हड्डी। बच्चों क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन की रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। ओके माय डियर? सो अगर आप लोगों की रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो आप लंबे समय तक काम कर सकते हो। इसी तरीके से आपका जीओसी मजबूत होगा तो कार्बनिक रसायन को भी आप लोग समझ जाओगे। तो कार्बनिक रसायन को समझने के लिए भाई साहब सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था 1815 के अंदर एक वैज्ञानिक आए। उन वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों बर्जीलियस। क्या नाम था बेटा जी? बर्जीलियस। समझने की कोशिश करना। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था बच्चों? बर्जीलियस। ओके, सो 1815 के अंदर एक वैज्ञानिक आए बर्जीलियस, और बर्जीलियस ने अपना एक सिद्धांत दिया, इसको बोला जाता है जैव शक्ति सिद्धांत। बेटा जी क्या बोलेंगे? जैव शक्ति सिद्धांत। सो बर्जीलियस का कौन सा सिद्धांत है? जैव शक्ति सिद्धांत। 1815 के अंदर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे क्या बोला जाता है? जैव शक्ति सिद्धांत, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलेंगे दोस्तों? वाइटल फोर्स थ्योरी। करेक्ट। सो इस सिद्धांत का स्टेटमेंट क्या था? इस सिद्धांत का स्टेटमेंट यह था कि समस्त कार्बनिक पदार्थ जीवित पदार्थों से बने होते हैं। जीवित पदार्थों से बने होते हैं। यस और नोट? तो जैव शक्ति सिद्धांत जो कॉन्सेप्ट था बच्चा, इसका जो स्टेटमेंट क्या था कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते बेटा? जीवित पदार्थों से बने होते हैं। ये वाली बात किसने एक्सप्लेन करी? बर्जीलियस ने एक्सप्लेन करी। अच्छा, सही बात है। जीवित पदार्थ को इंग्लिश में बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो यहां से उन्होंने क्या करा? एक शब्द बाहर निकाला, ऑर्गेनिक। दोस्तों क्या बाहर निकाला? ऑर्गेनिक। और कार्बनिक रसायन की शुरुआत कर दी। ठीक है। सो 1815 में बर्जीलियस वैज्ञानिक आया, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जैव शक्ति सिद्धांत, और इस सिद्धांत का स्टेटमेंट क्या था कि समस्त कार्बनिक पदार्थ जीवित पदार्थों से बने होते हैं। जीवित पदार्थों को इंग्लिश में बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे दोस्तों? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस ऑर्गेनिज्म से इसने क्या बाहर निकाला? ऑर्गेनिक, जिसको हिंदी में आप लोग कार्बनिक बोलते हो। ठीक है, मामला चल रहा था। उसके बाद अचानक से तो क्या, लगभग 1828 के अंदर या 1829 के अंदर, 1828-29 के अंदर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वोहलर। दोस्तों क्या नाम था? वोहलर। समझने की कोशिश करना, ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है, इसको हिंदी में कहा जाता है वूलर। क्या बोलते हैं बेटा जी? वूलर। तो साथियों कहानी क्या बनती है कि 1828-29 के आसपास में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वोहलर। ये दरअसल क्या है ना, प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। कहां काम कर रहे थे बेटा? ये प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, ये लैब में काम कर रहे थे, प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। और बेटा प्रयोगशाला में काम करते करते इन्होंने एक यौगिक बनाया जिसका नाम था यूरिया। दोस्तों क्या नाम था? यूरिया। प्रयोगशाला में काम करते करते इन्होंने क्या बना दिया? यूरिया बना दिया, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चा NH2CONH2। क्या होता है बेटा? NH2CONH2।
सो ये कहा जाता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? यूरिया। अब सवाल ये उठता है कि सर यूरिया बनाया तो बनाया किससे? तो इन्होंने जो यूरिया बनाया वो बनाया अमोनियम साइनेट से। किससे बनाया दोस्तों? अमोनियम साइनेट से। कि इन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट को गर्म करवा दिया। ये किसकी बात चल रही है बच्चों? ये बात चल रही है वॉलर की। इन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट को हीट करवा दिया, और जैसे ही अमोनियम साइनेट को हीट करवाया जाता है तो ये पुनर्विन्यासित होकर क्या बना देता है? यूरिया। यस और नोट? अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला बच्चों होता है NH4CNO। क्या होता है दोस्तों? NH4CNO। और भाई साहब इसको तुमने गर्म किया तो ये पुनर्विन्यासित होकर क्या बनाता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। यस और नोट? सो पहला क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो आप लोग क्या आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों? यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। यस और नोट? कि यूरिया एक ऐसा पहला कार्बनिक यौगिक था जो लैब में बनाया गया था। बच्चों ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे लैब में सबसे पहले बनाया गया? यूरिया इज द करेक्ट आंसर। बोलो आपको बात समझ में आई या नहीं? देख लो भाई साहब क्या कहानी बनती है कि 1815 के अंदर बर्जीलिस आए। बर्जीलिस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? जैव शक्ति सिद्धांत। और इसका स्टेटमेंट क्या था? समस्त कार्बनिक पदार्थ जीवित प्रजातियों से बने होते हैं। उसके बाद 1828-29 के आसपास में कौन आया? वोहलर। वोहलर प्रयोगशाला में काम कर रहे थे और काम करते करते इन्होंने क्या बना डाला? यूरिया बना डाला दोस्तों। और यूरिया किससे बनाया? अमोनियम साइनेट से बनाया। जब अमोनियम साइनेट को इन्होंने गर्म किया तो ये पुनर्विन्यास होकर क्या बनाता है दोस्तों? यूरिया बनाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? क्या आंसर कमेंट करोगे? यूरिया। बोलो मेरे बच्चों आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में? देखा किस तरीके से आप लोगों ने यूरिया की फॉर्मेशन कर ली। इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख भी सकते हो आप लोग। So okay my dear people, नोट्स बनाओ शानदार तरीके से, है ना? चलो तो डियर आप लोगों ने क्या देखा कि बर्जीलियस आए, उनके बाद में कौन आया? उनके बाद में आपका वोहलर आया, अपने अपने स्टेटमेंट दे दिए। तो पहला क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है? पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा? आप लोग लिखो क्वेश्चन लिखो। मैं बोल रहा हूं जिसे क्वेश्चन लिखो। अकार्बनिक स्रोतों से प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन था? ऑप्शन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो फिर से। अकार्बनिक स्रोतों से प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए लिखो आप लोग, एल्कोहल। ऑप्शन बी लिखो एल्डिहाइड। ऑप्शन सी लिखो कीटोन। और ऑप्शन डी लिखो यूरिया। तो बच्चों क्या आंसर कमेंट करेंगे आप लोग? यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। यस और नोट? चलो ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम बात करना चाहते हैं कि सर फिर वास्तविकता में ये कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं? वास्तविकता में ये कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं? आप हमें इसके बारे में बता दो। यस और नोट? वास्तविकता में ये कार्बनिक यौगिक होते क्या है हमें बता दो। बच्चों क्या आप लोग इस शब्द से समझ सकते हो क्या? कई बच्चे क्या बोलते हैं बेटा, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कार्बनिक यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। कई लोग क्या बोलते हैं कि जिनमें कार्बन होता है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? कार्बनिक। जिनमें कार्बन हो, जिनमें कार्बन हो, उनको अपन क्या बोलेंगे? कार्बनिक। बट मेरे प्यारे बच्चों ये वास्तविक परिभाषा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोग CO2 का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल देखते हैं, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के अंदर कार्बन उपस्थित है, फिर भी ये हमारे
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, कार्बनिक यौगिक बिल्कुल नहीं है। तो पता क्या चला, ये परिभाषा बिल्कुल गलत है कि जिनमें कार्बन हो उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये कतई सही परिभाषा नहीं है। तो इसकी वास्तविक परिभाषा क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं बेटा जी। इसकी वास्तविक परिभाषा बच्चों ये होती है, देखना जरा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना आप लोग, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्नों से बने होते हैं, व्युत्पन्नों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, है ना। ये इसकी परिभाषा होती है। तो आपसे कोई परिभाषा पूछ ले कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो बच्चों क्या एक्सप्लेन करोगे आप? ऐसे एक्सप्लेन करोगे, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्नों से बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। एक तो आपको हाइड्रोकार्बन को अंडरलाइन करना है और एक इनके व्युत्पन्नों को अंडरलाइन करना है। अब सवाल ये उठता है कि सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बच्चों हाइड्रोकार्बन उन यौगिकों को कहा जाता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। समझेंगे इसको डिटेल के अंदर, डोंट वरी। और इनके व्युत्पन्न क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं उनके व्युत्पन्न कहलाते हैं। मान के चलो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं उदाहरण लिखूं आपके सामने, तो इधर देखना बच्चों, आपने देखा ये CH4, इसको अपन क्या बोलेंगे? मेथेन बोलते हैं। बच्चों क्या बोलेंगे? मेथेन बोलते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इट मींस ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसको क्या बोलते हैं अपन? मेथेन बोलते हैं। बच्चों जब इस मेथेन के अंदर से मैं एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, इसके स्थान पर एक OH लगा दूं, तो बनने वाली स्पीसीज CH3OH होती है, जिसे आप लोग एल्कोहल के नाम से जानते हो, जिसे आप लोग एल्कोहल के नाम से जानते हो। यस और नोट प्यारे बच्चों। देखो इसको तो आप लोग क्या बोलते हो? मेथेन। और इसको आपने क्या बोला? एल्कोहल। देखना एक एक बात आप लोग, एकदम बेसिक से अपन पढ़ रहे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। मेथेन तो आपका हाइड्रोकार्बन होता है और एल्कोहल क्या होगा? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, मतलब हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। अब व्युत्पन्न क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको समझाता हूं। व्युत्पन्न हो सकता है एल्कोहल व्युत्पन्न हो सकता है, समझेंगे अपन धीरे धीरे, डोंट वरी। व्युत्पन्न एल्कोहल के अलावा फिनोल हो सकता है व्युत्पन्न, फिनोल के अलावा ईथर हो सकता है, ईथर के अलावा एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड के अलावा कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है। ओके माय डियर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन हो सकता है आदि। ये सारे बच्चों हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। सो आपने क्या बोला? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्नों से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों से बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। करेक्ट। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। मेथेन को और बोला जाता है बच्चों मार्श गैस। क्या बोलेंगे दोस्तों? मार्श गैस। क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से मार्श गैस कौन सी होती है, तो आप क्या बोलोगे? CH4 को क्या बोला जाता है? मार्श गैस बोला जाता है। बोलो मेरे साथियों, आपको बात समझ में आई या फिर नहीं? तो ये मेरी बेसिक परिभाषा होती है कि हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्नों से बनने योगी क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। एक सवाल बता दो फटाफट, प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो आप क्या कहोगे बच्चों? यूरिया। अब देखो, अब कार्बन की कहानी हम लोग पढ़ते बच्चों। नेक्स्ट जल्दी हेडिंग आप लोग, कार्बन की कहानी देखना बच्चों क्या है, डाल दो कार्बन की कहानी।
कार्बन की कहानी, स्टोरी ऑफ कार्बन, स्टोरी ऑफ कार्बन आप लोग हिंदी में डाल दो, कार्बन की कहानी। अब कार्बन की कहानी का मतलब ये होता है बच्चों कि कार्बन के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान के चलो साथियों, मैं आप लोगों से पूछ लूं कि बता दो कि कार्बन का प्रतीक क्या होता है। प्रतीक को आप लोग सिंबल बोला करते हो, तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है बच्चों। ये पूछ लूं बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक, तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, 2 नंबर पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरोन और 6 पे कौन आएगा दोस्तों? कार्बन। मैं पूछ लूं बच्चा, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार कितना होता है? तो आप याद रखना, परमाणु भार इसका 12 होता है। पूछ लूं आप लोगों से कि कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन्स। अगला सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि भाई साहब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? तो आप लोग इतना सा जानते हो, मैं आपको सिखा दूं कैसे रहेंगे। एक बार देख लो, 1s2 2s2 2p2, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होते हैं, करेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कैसे आए हैं, इसको भी मैं कुछ देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब बेटा ये तो 1s तो होता है अंदर वाला शेल, अंदर वाला कक्षक, 2s 2p बाहर वाला होता है। तो आपसे कोई पूछ ले कार्बन के बाहरी या संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, बाहरी या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों बाहरी या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते 4। पूछ लूं मैं आप लोगों से कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो ये भी कितनी होगी दोस्तों? 4। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, है ना। सबसे पहला, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? आप कहेंगे सर सी होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। कैसे निकलेगा अभी कुछ देर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मैंने बना रखा है यूट्यूब के ऊपर। बाहरी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, संयोजकता कितनी होती है? 4। बच्चों कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है प्यारे बच्चों, वो कितनी होती है? 4 होती है। हमेशा कितनी होगी? 4 होगी, सही है। चलो अब अपन बात करना चाहते हैं कि ये संयोजकता कैसे कैसे अपन दिखा सकते हैं, है ना। इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई साहब की जो हमारी कार्बन की जो टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर होती है, कार्बन की जो टेट्रावेलेंट या चतुसंयोजी संरचना होती है, अपन बोलते बेटा कार्बन की चतुसंयोजी, चतु का मतलब क्या होता है? 4, चतुसंयोजी संरचना। ओके, तो कार्बन की जो चतुसंयोजी संरचना होती है मेरे बच्चों, इसको एक्सप्लेन किया था ली बेल ने। किसने बेटा? ली बेल। कार्बन की टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर को किसने बताया? ली बेल ने बताया मेरे दोस्तों। अब ये कार्बन में किस तरीके से प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कैसे कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एकल बंध कब बनेगा, डबल बॉन्ड कब बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा, इन सब की बात करने वाला हूं। फटाफट आप लोग बेटा जी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फटाफट ले लीजिए। ओके माय डियर, सो अब देखो आप लोग डाल दीजिए हेडिंग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़िया टॉपिक है बेटा। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या आप इसको हिंदी में कहते हो कार्बनिक यौगिकों की संरचना का प्रदर्शन। यस और नो? कार्बनिक यौगिकों की संरचना का प्रदर्शन, किस तरीके से कार्बनिक यौगिकों की संरचना को प्रदर्शित किया जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। देखो कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है बच्चों? 4 होती है।
इससे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। उससे पहले हमको यह पता होना चाहिए बच्चा, इसको तो अपन क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोला करते हैं, है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक सिंगल लाइन को बोलते हैं हम लोग एकल बंद या सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा जी? एकल बंद या सिंगल बंद। दो लाइन दिख जाए तो कहेंगे हम लोग द्विबंध। क्या बोलेंगे बेटा? द्विबंध। तीन दिख जाए तो कहेंगे हम लोग त्रिबंध। बच्चों क्या बोलेंगे? त्रिबंध। यस और नोट? इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन बेसिकली कैसे कैसे अपनी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैसे दिख सकता है, तीन तरीके से वो आपको दिखेगा। एक तो बच्चों होता है कंप्लीट, एक होता है कंडेंस और एक होता है बेटा जी बॉन्ड लाइन। एक तो क्या होता है बेटा? कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, मतलब पूर्ण संरचना। एक देखेंगे अपन लोग कंडेंस, कंडेंस स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे अपन संघनित संरचना। एक अपन देखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे दोस्तों? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बोलो बच्चों, आपको बात समझ में आई? एक तो अपन देखेंगे बच्चों पूर्ण संरचना, एक अपन देखेंगे दोस्तों संघनित संरचना, संघनित। एक अपन देखेंगे बंद रेखीय या बंदनुमा, जो भी आप कह सकते हो। किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ये तीन प्रकार की स्ट्रक्चर को देखा जाता है। पहला होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर, दूसरा होता है बेटा जी आपकी कंडेंस स्ट्रक्चर, तीसरी होती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, मैं समझाता हूं कैसे। कि मान के चलो प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि दोस्तों मान के चलो ये हमारा कोई कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो हर एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ये आपने एकदम खोल के लिखा है सब लोग। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी आपको दिख रही है, इसकी भी 4 दिख रही है और इसकी भी 4 दिख रही है। इसको तो अपन बोलते हैं बेटा जी ओपन, क्या बोलते हैं, या कंप्लीट। इसको तो अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक होती है भाई साहब, इसको तो अपन ने क्या बोल दिया? कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक होती है बच्चा संघनित। संघनित का मतलब क्या होता है कि इनमें कार्बन देखो कितने हैं, तो क्या करोगे 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन। इसको बोला जाता है बेटा जी हमारी संघनित। क्या बोलेंगे दोस्तों? संघनित या फिर कंडेंस। सही है। अब इसको, और ये कंप्लीट हो गई, ये कंडेंस हो गई। बॉन्ड लाइन में क्या होता है कि अपन लोग जिगजैग बनाते हैं, ऐसे जिगजैग। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, टर्मिनल जो एंड होते हैं ना बेटा, इनको बोला जाता है कार्बन। क्या बोलेंगे दोस्तों? ये हमारे ये कार्बन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं बच्चों? कार्बन। तो इधर देखो यहां पे 1 2 3 कार्बन, यहां 1 2 3 कार्बन। इसके अलावा कार्बन की वैलेंसी होती है 4। आपको यहां दिख रही है 1 और 1 2, इट मींस यहां पे क्या लगा हुआ है? 2 हाइड्रोजन। आप लोग पता कर सकते हो, 2 इधर लगा हुआ है, 3 यहां लगा हुआ है, 3 यहां लगा हुआ है। तो इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लाइन। क्या बोलते हैं बेटा जी? बॉन्ड लाइन। समझे कि नहीं समझे आप लोग? सही है। जैसे मान के चलो कि कोई एग्जांपल आपके सामने मैं बना दूं। एक ये एग्जांपल आपके सामने बना रहा हूं, आखिरी एग्जांपल देखेंगे। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने बना हुआ है, फटाफट ध्यान दो बच्चों। एकदम आसान है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। आराम से आप लोग पढ़ते रहो बस खाली। तो ये तो अपन ने बना दिया ओपन, सॉरी कंप्लीट। अपन ने क्या बना दिया? कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या बनाई दोस्तों? कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाई, करेक्ट। अब आपको कंडेंस बनानी है तो क्या करेंगे? कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन।
कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। इसको अपन बोलेंगे कंडेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों? कंडेंस या फिर संघनित। यस और नोट। अब बॉन्ड लाइन आपको बनानी है तो जिगजैग में आप 4 कार्बन लो, जुब जुब जुब, 1 2 3 4, ये इसकी बन गई जिगजैग संरचना। बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो एकदम सिंपल सी फॉर्मेशन होती है मेरे प्यारे साथियों कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर ये कैसे कैसे दिखाई पड़ेगा, तो आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कोई जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई देता है ना, वो आपको कंप्लीट खुला हुआ दिख सकता है, वो आपको बंद दिख सकता है, और वो आपको बॉन्ड लाइन के रूप में भी दिख सकता है, जिगजैग रूप में भी दिख सकता है। तो आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोगों को शायद ये पहला लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इस लेक्चर में अपन इतनी ही बात करने वाले, फिर आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को सच में ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज इसको आगे शेयर करें। अपने घर में जितने भी मोबाइल फोन हैं, सब फोन में से यूट्यूब पर मंसूरी क्लासेस डालकर उसे सब्सक्राइब करें, ताकि अपना जो परिवार है ये थोड़ा बड़ा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने से जुड़ सकें। करेक्ट। सो हम क्या करेंगे ना, कुछ डाउट भी दूर करवाएंगे आप लोगों के कि डाउट्स को दूर कैसे करना है। तो आपके जो डाउट दूर होंगे ना बच्चों, वो हमारे एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो भाई साहब। वो नंबर है दोस्तों 8233274909। आप लोगों को यह करना है कि कोई भी आपका डाउट हो जाए ना, अगर आप लोग हम बाहर से हो कहीं से, तो इतना सा करना है बच्चों, आपको इस नंबर पे अपना नाम लिखकर, को कहां से हो, कौन सी क्लास से हो, वो आपको लिखना है और अपना डाउट यहां पर आपको पूछना है, यस और नोट। सो मुझे लगता है पहला वीडियो आपको ये जीओसी का पसंद आया होगा और आप लोग ऐसे ही लेक्चर को एंजॉय करें। नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करेंगे कल। सो थैंक यू सो मच। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएं, तैयारी अच्छे से करें। बाकी मिलते हैं अपन कल। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू।